बच्चों, मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? हाथ खड़ा करो, शक्ल दिखाई दे रही है? हाँ, आपके दादाजी की उम्र का हूँ। नहीं, अब एक बार बताओ, बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी दोनों चीजें। अब आप बायोलॉजी पढ़ते कैसे हो? कौन बताएगा? रटते हो क्या? बायोलॉजी रटते हो? हाथ खड़ा करो सीधे। मुझे पता है सारे बायोलॉजी रटते हैं। बायोलॉजी रटते हो या समझते हो? हाथ खड़ा करो भाई। दो ने खड़ा किया है जो कि बायोलॉजी रटते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, बायोलॉजी रटने की चीज नहीं होती। और जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो, नीट यूजी का, उसमें 360 नंबर की बायोलॉजी आनी है और वहां रटने की जरूरत नहीं है। वहां आपको 30 सेकंड में सवाल करना है, इसलिए रटने से कोई काम नहीं चलने वाला आपका। आपको केवल एक काम करना है कि आपको ये सोच के एग्जाम देना है कि आप एक चलती फिरती किताब हो। आपके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके बारे में ही चीजें बात करी जा रही है। मैं भी यहाँ वही करूंगा जो आपके पास है, आपके चारों ओर है। आपकी मम्मी की रसोई में आप जो खाना खाते हो, अपने बारे में जो सोचते हो, हर चीज को अपने ऊपर लेके चलना है आपको। और उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। सर ने अभी आपको पढ़ाया था फिजिक्स, वो थोड़ी सी फिजिक्स लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नीट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन देखने के बाद में आंसर पता लग जाएगा। अब एक चीज जो मैं कल पढ़ाऊंगा वो आपके 12th बोर्ड में भी आनी है, वो है जेनेटिक्स। पढ़ी है जेनेटिक्स? हाथ खड़े करो, पढ़ी है नहीं पढ़ी? अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, जेनेटिक्स और हेरिडिटी, आनुवंशिकी और वंशानुगति। हाथ खड़े करके बता, मैं क्वेश्चन बहुत पूछूंगा, पढ़ाऊंगा कम, इसलिए हाथ जल्दी जल्दी खड़े करने पड़ेंगे। अब इन दोनों में अंतर बता दो क्या है, जेनेटिक्स और हेरिडिटी में अंतर पता है किसी को? नहीं पता। देखो जेनेटिक्स, हाँ हाथ खड़े करो, किसी को पता है? हाँ कोई सा बोलो, जो मदन नेगी है, जी जी ऐसी। हाँ, अरे डरने की जरूरत नहीं, बहुत दूर बैठे हो। अरे जो समझते हो जेनेटिक्स और आनुवंशिकी के बारे में वो बोलो। गुड मॉर्निंग सर। और हेरिडिटी में क्या अंतर है? आनुवंशिकी और वंशानुगति में क्या अंतर है? लक्षण जनकों को अंतर डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं पता। देखो, जेनेटिक्स वो बायोलॉजी का पार्ट है, हिस्सा है, जिसमें हम सारी जीव जगत की जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो हैं क्या, उनके लक्षण क्या है, वो करते क्या है, सब चीजें उसी से पता लगती है। लेकिन वंशानुगति, सर एक तो वो भी होता मैं वंश तो पता है आपको? वंश तो जानते हो क्या होता है? हाँ भाई बेटे, वंश जानते हो? हाँ जी 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 जी। हाँ, वंश क्या है? वंश की अनुगति, वंशानुगति, वंश का मूवमेंट कैसे होता है। आपके पास जो लक्षण हैं वो आपके भाई के पास भी होने चाहिए, आपकी बहन के पास भी होने चाहिए, और वो लक्षण आपके मम्मी पापा के पास भी होने चाहिए, वो लक्षण आपके दादा दादी नाना नानी के पास भी होने चाहिए। ठीक है, ये वो लक्षण हैं जिनकी वजह से हम एक जीव को दूसरे जीव से अलग कर देते हैं। अब ये हेरिडिटी जो है या वंशानुगति आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, और आपके साथ जितने बैठे हैं हर एक की अलग अलग है। लेकिन जेनेटिक्स सबकी एक है, नहीं? तो हम ये चीज पढ़ेंगे कल। लेकिन अभी मुझे बताओ कि जेनेटिक्स में फादर कौन है इसका? जेनेटिक्स का जनक कौन है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है? हाथ खड़े करके बताओ जल्दी से। तो बहुत ग्रेगर जॉन मेंडल। अरे ज्यादा ऊंचा हाथ खड़ा हो गया तेरा। हाँ, नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल, नहीं? अच्छा, उससे पहले भी कोई था या नहीं था? कौन? सर ये तो नहीं पता हमको। अच्छा, देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो काम किया था उससे 100 साल पहले भी वो काम हुआ था। वो हम कल पढ़ेंगे कौन सा था।
लेकिन ग्रिगर जॉन मेंडल ने, आपने जीन पढ़ा था? हाँ भाई, जीन पढ़ा है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, जीन का कोई और नाम भी पढ़ा है आपने? डीएनए। नहीं, डीएनए अलग चीज है बेटे। जीन का एक और नाम है जो मेंडल ने दिया था, जिसे कहते हैं फैक्टर या कारक। मेंडल ने जीन नहीं कहा था। नहीं नहीं। जी अच्छा, मेंडल का काम किसने दोबारा किया था? सर, जॉनसन। नहीं, जॉनसन ने नहीं किया था। और नाम बोलो कोई सा। अरे बहुत फेमस नाम है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, बोर्ड में भी आता है और नीट में भी आते हैं क्वेश्चन। सर आप बता दो। अच्छा, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज, एरिक वॉन शेमार्क। नाम सुना है? हाँ भाई, नाम सुना है? कोई और हाथ खड़ा करो, एक नहीं ही को सर। पकड़ लिया तुमने, इसे खड़ा कर दिया, सजा दे दी क्या? हाँ, इनका नाम पढ़ा है? हाथ खड़ा कर दो। सर नहीं पढ़ा। अच्छा, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ी है? अपूर्ण प्रभाविता पढ़ी है? जी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, ये कार्ल जी कॉरेंस का जी ही काम है। नहीं? जी। अच्छा, मैं, अच्छा अच्छा, चलो अब एक बार बता, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। जी, अब कोई और बताएगा मुझे कि जीन के कितने विकल्प होते हैं? एक जीन के कितने विकल्प होते हैं? अच्छा, और यदि मैं कहूं कि आपने पढ़ा है कि 2 से ज्यादा होते हैं, तब क्या कहोगे आप? आपकी किताब में है ये? जो किताब आप 12th में पढ़ रहे हो, जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, उसके अंदर है ये जीन के 2 विकल्प और 2 से ज्यादा विकल्प भी है वहां पे। बोलो बोलो बोलो। अभी तो बेटे आपकी किताब से ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूं। और ये आपकी किताब में है, और सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, नीट में भी आते हैं, और बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब मेंडल की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो अपूर्ण प्रभाविता और ये दूसरे वाला कह रहा हूं, इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। 2 या 3 या ज्यादा बढ़ा के वो 5 नंबर का क्वेश्चन दे सकते हैं इसके ऊपर, पूरा का पूरा यदि एक्सप्लेन कराने लगे तो। हाँ, नहीं पता? अच्छा, चलो ब्लड ग्रुप पढ़े हैं? ए बी ओ पढ़ा है? हाँ भाई, बहु जीन विकल्पता, मल्टीपल एलील्स। हाँ भाई, पढ़े हैं? हाथ खड़े करो, जिसने पढ़े हैं वो बताओ। ये आपकी किताबों में दे रखा है? नहीं? सर नहीं पता है सर, आप बताओ। आ, 4 अरे होते सर ये तो इनमें, कल 4 बताऊंगा, ब्लड अभी ग्रुप तो, होते अभी हैं। इतनी जल्दी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, ये तो आपकी किताब में नहीं सर है, इसमें और किताब सर। खोल के देखना, किताब के अंदर पढ़ना। अरे हर काम आपके सर का नहीं अरे है सर पढ़ाने फोटो का। में। अब इस वक्त एग्जाम है, और एग्जाम को आपको किताब अपने आप पढ़नी पड़ेगी, खोल खुद। और जब आप सर पढ़ोगे तब अरे सर आपके इनमें सर आपके 4 होते किताब हैं का, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ठीक है, आपने ये भी जी पढ़ा होगा कि ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाले एक जीन होता है, लेकिन उस जीन के 3 विकल्प होते हैं, 2 नहीं होते जो मेंडल ने कहा था, 3 विकल्प होते हैं। राइट? और ये 3 अकेले 3 हम सर 3 ये पढ़ते हैं। हाँ, बोलो बोलो, सर ये रक्त के बोलते समूह रहो है, रक्त बोलते के रहो। प्रकार के समूह, हाँ, समूह होते हैं। ये तो 3 ही होते हैं, ए बी ओ। सर ये तो 4 है। हाँ, और केवल 4 है, लेकिन 4 ब्लड ग्रुप है, 4 रक्त के तरीके, रक्त प्रकार हैं, और 3 विकल्प हैं एक जीन के, जिससे कि रक्त बनता है। रक्त बनाने के लिए 3 जीन की जरूरत पड़ती है, 3 विकल्प की जरूरत पड़ती है, और उनके ही कॉम्बिनेशन से आपके पास 4 विकल्प बनते हैं।
वैसे तो हम पढ़ेंगे, बहुत सारे विकल्प पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है। अच्छा, डीएनए किसने पढ़ रखा है? डीएनए तो पढ़ रखा है 11वीं में। अच्छा, बैठ जाओ। अब आप बैठ जाओ, पीछे जो खड़े थे। ठीक है। अब मुझे बताओ, डीएनए बनाना है आपको और मुझे मिलके, आप सबको और मुझे मिलके डीएनए बनाना है। डीएनए बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिएंगी? चिंता मत करो। आप यदि 12वीं करके मेरे पास आओगे तो आपको आध घंटे में बता दूंगा डीएनए कैसे बनेगा, और बना के भी दिखा दूंगा। आपको मेरे साथ 1 घंटे बैठना है और 1 घंटे के अंदर अंदर हम डीएनए बना लेंगे लैब के अंदर। हाँ बताओ, क्या क्या चीज चाहिएंगी आपको? हाँ बोल बोल बोल, हाथ खड़ा करके नीचे कर रहा है तो बता, पीछे वाला। हाँ भाई जल्दी बोलो। अरे याद नहीं करना, तुम्हें बोलना है। तुमने पढ़ रखा है, 11वीं में पढ़ा था, 9वीं में पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा था, 3 साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, चौथे साल फिर पढ़ा, और 5वीं बार मैं पढ़ा रहा हूँ। सर बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। नहीं, हमें हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही बनाना है। कोई सा भी डीएनए बनाना है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो, चाहे न्यूक्लियस का डीएनए हो, चाहे सेल का डीएनए हो, चाहे कहीं भी डीएनए बनाना हो। हमें डीएनए बनाने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी? अब ये बताओ, 4 चाहिएंगे, 3 चाहिएंगे? सर न्यूक्लियोटाइड। हाँ, और तो 3 हो गया। और फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड और है? फास्फेट। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट नहीं, फॉस्फोरिक एसिड, जी फॉस्फोरिक अम्ल चाहिएगा। एक चीज और रह गई। सर बता रहे हैं, रुक जाओ। सर नाइट्रोजन आधार पर। अरे वो तो नाइट्रो आधार। न्यूक्लियोटाइड बोल दिया ना आपने। अरे शुगर तो भूल ही गए तुम। अरे 5 कार्बन की शर्करा राइबोज तो भूल गए। शुगर। असली चीज अरे तो सर भूल गए जो पेंटोस शुगर। दोनों को जोड़ेगी। सर क्योंकि आपके पास जो चीनी। फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा और नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, ये तो इसी से जुड़ेगा, है भाई? हाँ, थोड़ा याद रखा करो, इतनी जल्दी भूलोगे तो काम कैसे चलेगा? अरे सर कल को तो शर्करा। नाम भूल जाओगे तुम थोड़ी शर्करा। देर में। हाँ, शर्करा। शर्करा कौन सी? 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन? सर 5। अच्छा अच्छा, नाम क्या है शर्करा का? सर पेंटोज। अरे अरे पेंटोस। अरे ये तो पेंटोस तो एक आईयूपीएसी के हिसाब से एक पूरा का पूरा समूह है। 5 कार्बन की जितनी शर्करा है सब पेंटोस है। आपको शर्करा का नाम बताना है, जैसे आप जितने सारे बैठे हो सारे के सारे होमोसेपियंस सेपियंस हो, आपका तो कोई नाम है ना। राइबोज। देखो, आपको 3 चीज चाहिएंगी। न्यूक्लियोटाइड, जिन्हें हम नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं क्योंकि वो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। और राइबोज शुगर जो कि 5 कार्बन की पेंटोस शर्करा है। राइबोज शुगर का काम है एक तरफ फॉस्फोरिक एसिड को रखना है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड्स को रखना है। नहीं? बैठ जाओ। हाँ जी। अब और कौन बताएगा मुझे? और बायोलॉजी में क्या पढ़ रखा है? चलो मैं पूरा बायोजेनेटिक्स छोड़ देता हूँ, कुछ और पूछ लेता हूँ। क्या पढ़ रखा है? हाँ बेटे, हमने क्या क्या पढ़ रखा है आपने बायोलॉजी में? अब तो सिलेबस खत्म हो गया आपका। अच्छा चलो, एक साइंटिस्ट का नाम पूछता हूँ, एक आदमी को, उस आदमी का नाम बताओ मुझे। सुना है नहीं सुना? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हाँ, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन नाम सुना है? किस किसने सुना है एम.एस. स्वामीनाथन का नाम? अरे कोई सा एक खड़ा करो, उस लड़के को छोड़ के उसे पकड़ लिया, उसे बार बार खड़ा कर देते हो सजा देने के लिए। हाँ हाँ बोलो। एम.एस. स्वामीनाथन का नाम सुना है?
अरे जिसने सुना है वो हाथ खड़ा कर दो। नहीं सुना? देखो, जितने भी आटे या गेहूं की रोटी हम सब खाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान है। ठीक? नहीं तो हम पहले बाहर विदेश से गेहूं मंगाते थे। राइट? हम विदेश से गेहूं मंगाते थे, अमेरिका से, और स्वामीनाथन की वजह से अब हम विदेश को बाहर गेहूं बेचते हैं, और बेचते भी है और दान भी करते हैं। हमारे पास इतना गेहूं है, और कभी इतना गेहूं था कि हमारे पास खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। चलो एक चीज और बताओ, मैं आपसे पूछूंगा सवाल बहुत सारे, चिंता मत करो। और जो मजाक करूंगा वो भी नीट का क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। मैं जब मजाक करूंगा, कोई चुटकुला सुनाऊंगा, तो वो भी नीट का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं दो ही चीज पढ़ता हूँ। या तो 24 घंटे मेरे दिमाग में बायोलॉजी घूमती है, इसके अलावा दूसरी चीज जो उतनी पड़ती मुझे, क्योंकि मैं अपने चारों ओर देखता हूँ। अच्छा, आपके यहाँ का सबसे मुख्य पेड़ कौन सा है? अब पेड़ तो पता होगा, आपके घर के आसपास कौन सा पेड़ सबसे बड़ा है? जल्दी बोलो। अरे कोई सा बोलो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके घर के आसपास कौन सा पेड़ है? आपके पहाड़ों पे कौन से पेड़ सबसे ज्यादा होते हैं? अरे हिचकिचाते क्यों, बोलो। चीड़, बांज और देवदार। अच्छा अच्छा अच्छा, चीड़, पाम, बांज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, चीड़ का नाम क्या है? अरे अपने आसपास पेड़ है, मैंने कहा था ना, बायोलॉजी कहीं दूर की नहीं है, आपके चारों ओर घूम रही है, आपके आसपास ही है। जिसे हम साइंस कहते हैं, वो चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है। हाँ बोलो, बोल 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 बोल। अच्छा, पाइनस। पाइन बोलते हैं उसको। पाइन तो उसका वैसे ही नाम रख दिया हमने, नहीं, उसका नाम है पाइनस। नहीं। अच्छा, ये किस समूह में आता है? क्लासिफिकेशन यदि करें तो क्या कहेंगे इसे? ये आवर्त बीजी है, अनावर्त बीजी है? अनावर्त बीजी। अच्छा अच्छा। इनमें बीज नहीं होता क्या? हाँ भाई, बीज होता है? नहीं होता है इसके अंदर? होते हैं जी, हाँ, होते नाम हैं। क्या बीज का? अरे खाया होगा आपने, आपने खाया होगा। मार्केट में बिकता है, यहाँ देहरादून में बिकता है, दिल्ली तक बिकता है वो बीज। चिलगोजा, नाम सुना है कभी? या कोई और नाम है तो मुझे बता देना, मेरे काम आएगा बाद में। सेंतला। हाँ, चेतला खाया है कभी? भाई यहाँ मैं मांगूंगा तो चेतला तो मांग ही लूंगा ना, किसी से। हाँ? अरे बैठ जा भाई, शाबाश शाबाश। अरे बैठ जा। ये पीछे वाले दो ही सजा दे रखी है इन लोगों ने, आगे वालियों ने तो इन्हें। हैं? फिजिक्स में आगे वाली खड़े होकर बता रही थी, पीछे वाली बता रही है बायोलॉजी में। नहीं। और क्या क्या करते हो या खाते हो मुझे बता दो, मैं आपकी बायोलॉजी बता दूंगा। अच्छा चलो, एक चीज क्वेश्चन पूछता हूँ, फिजिक्स आपने पढ़ी है? पढ़ी है ना फिजिक्स? अभी सर पढ़ा रहे थे। जी। आपके पैरों पे कितना वजन लग रहा है? कितनी फोर्स लग रही है? आप यदि सीधे खड़े हो तो कितनी फोर्स लग रही है? अच्छा, फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे? फॉर्मूला याद है किसी को?
हाँ, ये फॉर्मूला याद है? 8th या 9th में होगा ये कोई फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सबसे सिंपल फॉर्मूला। हाँ बोलो बेटे। सर मास इंटू एक्सेलरेशन। सर मास एफ इंटू इजिकल टू। एक्सेलरेशन। अच्छा अच्छा, M अब into निकालो MA। चलो। हाँ, एफ इजिकल टू एम ए। हाँ बोलो चलो, अब कैसे निकालोगे? सर मास। हाँ, एम तो निकाल दिया आपने, मास तो निकाल लिया। मास आपका जैसे कह दिया मैं 50 किलो है। 50 ही है ना या 60 है? कितना है? चलो कोई जी बात सर, नहीं, रुक 50 जाइए। मान लेते हैं। अच्छा, ए कहां से लाओगे अब? आप तो खड़े हो, एम तो मिल गया आपको, ए कहां से लाओगे? हाँ भाई, ए कहाँ है कौन बताएगा? सर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे नहीं, वेलोसिटी। आप तो खड़े हो, आप कौन सा दौड़ रहे हो? हाँ भाई, यस सर। तो ए कहाँ है? आप तो अभी कहीं नहीं थे, आपकी तो त्वरण मोशन तो 0 है, राइट? तो त्वरण तो 0 हो गया, जिसमें एक्सीलरेशन 0 बताया था। इनर्शियल क्वांटिटी, इनर्शियल मोशन में बताया था ना, तो वो तो 0 जी हो गया। सर। 0 हो नहीं सकता क्योंकि आप खड़े हो। बेटे, ए है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है। एक्सीलरेशन है 9.8, जिसे हम 10 लेते हैं। आपके पास एफ हो गया 50 इंटू 10, दैट इज अप्रोक्सीमेटली लगाए तो 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपकी घुटनों के ऊपर। जी सर। इसीलिए सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मसल जॉ के बाद में, जबड़े की मसल के बाद में आपकी थाई मसल सबसे पावरफुल होती है, वो जो इतना 500 न्यूटन का बल झेल सकती है। चलो 11वीं का बता सकते हो कुछ? कौन बता सकता है? चलो नहीं याद है। याद है किसी को? हाथ खड़ा करो जिसे याद है थोड़ा बहुत हड्डियों के बारे में। नहीं याद है बच्चों, बच्चों को नहीं याद है कोई से को। चलो अच्छा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? सर वॉटसन और क्रिक ने। अच्छा अच्छा, वाटसन और क्रिक ने। क्रिक नहीं, ने। अच्छा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने दिया था? डीएनए से, आप देखो आपने पढ़ा है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, यही पढ़ा है ना? जी सर। अच्छा, अब ये बताओ कि आरएनए से डीएनए बनाना है, बना सकते हैं? नहीं सर, रिवर्स हाँ, ट्रांसक्रिप्शन से बना सकते हैं। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने कहा था? सर फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। हाँ जी। अच्छा, प्रोटीन से आरएनए बना सकते हैं? नो सर। अच्छा, आप कोई ऐसी कंडीशन बता सकती हो? तुक्का मारना है क्योंकि रिसर्च इसी पे चल रही है, प्रोटीन से आरएनए बनाने की। और एक बीमारी है जो आपकी किताब में कहीं होगी, जहां ह्यूमन डिजीजेस की बात करते हैं या बैक्टीरियल डिजीज, जिसकी जेनेटिकल डिजीज की बात करते हैं, या आपने सुनी होगी कहीं। प्राइन का नाम सुना है? PRION नो सर। नाम सुना है कभी इसका? हाँ या ना बोलो। नो सर। ये प्राइन एक प्रोटीन है जिससे मैमल्स पागल हो जाते हैं, चाहे वो एक बार तो गाय पागल हुई थी और आदमियों में भी बीमारी होती है। नहीं? और ये एक
एक मॉलिक्यूल चाहिए, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो जेनेटिक कोड किसने दिए थे? सर TH मॉर्गन ने। नहीं, मॉर्गन ने नहीं दिए थे। ये गैमो करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने थियोरेटिकल बताया था कि ऐसा होना चाहिए। ठीक? और जिसे ढूंढा था नीरेनबर्ग ने, और जिसमें एक और इंडियन का नाम था जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नाम सुना है? जी सर। डॉक्टर नीरेनबर्ग, डॉक्टर मथाई एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये 3 आदमी थे जिन्होंने जेनेटिक कोड को ढूंढा था और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और डॉक्टर खुराना एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियल डीएनए बनाया था, आरएनए बनाया था, सब चीजें अपनी बनाई थी लैब के अंदर, किसी भी जीव से कुछ नहीं लिया था उन्होंने। जी सर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी? अब देखो, मैं जो चीज डिस्कस करूंगा, सबसे पहले जेनेटिक्स डिस्कस करूंगा। जेनेटिक्स से रिलेटेड जो बायोटेक्नोलॉजी तक का वो पोर्शन चलेगा, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, राइट। और उसके बाद चलेगा आपके पास में इकोलॉजी। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? अरे अब कह रहे हो कनाडा में इतना या यूरोप में इतना टेम्परेचर हो गया कि भाई साहब कि 50 आदमी मर गए वहां पे। हाँ बोल बेटे, बोलो बेटे, कोई सा बोलो। सर ताप बढ़ने से। हाँ, ये कैसे गर्म हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन रही है? पॉल्यूशन से। अच्छा, अरे पॉल्यूशन, ये तो बहुत बड़ी चीज है। पॉल्यूशन किसकी वजह से? पॉल्यूशन कौन कर रहा है? पॉल्यूशन कौन कर रहा है? प्रदूषण कौन कर रहा है? सर हम लोग। हाँ, अच्छा। यदि पॉल्यूशन ना करें या पॉल्यूशन चलता रहे और उसके बाद उसमें कमी हो जाए, तो कैसे कमी हो सकती है उसके अंदर? जैसे हम रह रहे हैं इस वक्त, इसी तरीके से रह जाए और प्रदूषण कम हो जाए, कैसे कम होगा? बेटे इसे दे दे लाल वाली को, जो तेरे बराबर में बैठी है। कैसे कम करेंगे बेटे? सर प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं? नहीं, हम जैसे रह रहे हैं ऐसे ही रहेंगे, ये तो प्रदूषण होता रहेगा। जैसे हम रह रहे हैं वैसे प्रदूषण तो होता रहेगा, है? अब इसे कम करना है, कैसे कम करेंगे? सर हम ऐसे चलते रहे, हम इसको कम करना चाहते हैं, अब कैसे कम करें? हम हाँ। ऐसे चल हैं? सर हम इतना कम तो नहीं कर सकते, पर हम कुछ जैसे बेफालतू चीजें होती है हम उनको कम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर से कुछ 2 किलोमीटर ही ऐसे कुछ जाना है, तो हम वहाँ पर साइकिल का यूज कर सकते हैं, वहाँ पर कार या स्कूटी ऐसी चीजों का यूज नहीं कर सकते। हम इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा, जब सभी लोग इस प्रकार से थोड़ा कम ऐसे ही करते रहेंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे या साइकिल से चलेंगे, तो इससे बहुत प्रदूषण कम हो सकता है। हर प्रत्येक अच्छा, लोग, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हर एक प्रत्येक व्यक्ति ऐसी ऐसी करता रहा ना, तो बहुत प्रदूषण कम हो सकता है। अच्छा, और कोई तरीका है सिर्फ और कोई तरीका है आपके? हाँ, और कोई तरीका है? चलो ये तो कर लिया मैंने, और आपने भी कर लिया। और किस तरीके से हो सकता है? ये तो करेंगे हम, करते हैं। आप कह रही हो तो करेंगे। और कोई तरीका बताओ, आपके चारों ओर ही है, ज्यादा दूर नहीं जाना। सर आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ी साफ नहीं आ रही। देखो आपके चारों ओर है, ज्यादा दूर नहीं जाना आपको।
और आपके क्षेत्र के एक आदमी, एक पुरानी शख्सियत थे जिनकी डेथ हो चुकी है, जो देहरादून में रहते थे, वो बता चुके हैं कैसे कम किया जाएगा। और आप जानते हो ये सब, आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच रहा। आप सोच रहे हो कि मशीन बनेगी और केमिकल आएगा और ये हम कम कर देंगे ना। हम जैसे हैं वैसे ही रहते रहेंगे और तब भी कम हो जाएगा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। अरे हम प्रदूषण कम करना है। आपने कहा कि हमें जी कम से कम गाड़ियों की जरूरत करनी चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को, जो हम आधुनिक चीज यूज करते हैं, उन चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? जी लेकिन इसके अलावा और हम ऐसा क्या करें, या जो आपके चारों ओर होता है, कि प्रदूषण कम हो जाएगा? जी सर, हम सर जैसे पेड़ काटते हैं ना, वैसे ही हमें हाँ पेड़ भी लगाने चाहिए। हाँ, आजकल तो अब आप सारे सही जगह पे स्कूल्स आई भी हो। हर पर सर पेड़ लगाने चाहिए, पर ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगाए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है हर आपकी। स्कूल में जिस पेड़ लगते हैं, पर उनका सही से देखभाल नहीं होता, जिसके कारण वो कुछ ही बच्चे ही उनको तोड़ देते हैं। इस कारण हम्म। पेड़ लगाते हैं, पर उनकी देखभाल नहीं होती, जिसके कारण वो बड़े नहीं हो पाते। इसके भी एक हाँ मेन रीजन है प्रदूषण हो रहा है। इससे कम हो सकता है जब हम इन पेड़ पौधों की देखभाल भी करें, सिर्फ लगाए लगाए हाँ, नहीं। मतलब हम वृक्षारोपण करें, ठीक है ना? जी सर, वृक्षारोपण करें, पर देखभाल भी करें उन पेड़ पौधों की। हाँ, नहीं वो तो है। खाली वृक्षारोपण से काम जी नहीं चलता, देखभाल से भी काम चलता सर, है। सर ज्यादातर रू- ऐसे ही करते हैं, सिर्फ पेड़ लगाते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, सिर्फ फोटो क्लिक की, सेंड की, बाद में उस पेड़ का कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ है वो पेड़। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी किताब पे ही आता हूँ, आपके चारों ओर ही आता हूँ, आपके घर के आसपास ही आता, आपने बहुत नाम सुना होगा। उस आदमी का नाम बताओ जिसने वृक्षारोपण के लिए कहा था। जी सर, जिसने वृक्षारोपण के लिए कहा था, कौन आदमी था जिसके अंदर वृक्षारोपण करवाया था? चिपको आंदोलन किसने दिया था? चिपका दो सिर्फ बहुगुण, सुंदरलाल बहुगुण। सुंदरलाल बहुगुणा। अरे उनका तो नाम भूल गए। आपके चारों ओर ही रहते थे, आपके आसपास ही रहते थे, लोगों को बता के गए कि अरे जिससे आप चिपकने वाली बात कर रहे हो, चिपकोगे, उसे पकड़ के रखोगे, तो पकड़ के रखो तभी तो रखोगे जब उसकी देखभाल करोगे, तभी देखभाल होगी ना। जैसे ऐसे थोड़ी खाली पकड़ के रखने से काम चल जाएगा। आपको एक बताओ, मैंने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ये कहा कि प्लांट को चिपको आंदोलन चलाया उन्होंने, ठीक है? जी सर। चिपको आंदोलन चलाया। अरे जिसे जी सर। जिसे जिसे पकड़ोगे उसकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी। जी सर। तो हम लोगों ने उनका नाम तो पढ़ लिया कि चिपको आंदोलन करना चाहिए। अरे जी चिपकेंगे सर। किससे जब पेड़ बचेगा ही नहीं आपके हिसाब से? रक्षा नहीं करने के लिए। अरे वो तो पेड़ तो जितने लगातार बचे कट रहे हैं हैं। उनको काटने ना। हाँ, उनको नहीं, लेकिन अब आप एक बात सोचो, जो बच्चे हैं, नहीं, यदि हम और जी पेड़ सर। लगाते हैं तो उन्हें भी तो बचाना पड़ेगा। आप कह रही हो वो पेड़ मर जाते हैं, यही जी कह रही हो सर। ना? है, जी। वो पेड़ मर जाते हैं। तो अरे उन्होंने तो पुराने पेड़ों को बचाने की बात करी थी जो लकड़ी के लिए काट रहे थे। हैं? यदि हम उस पेड़ को बचाएंगे तो अगले पेड़ को लगाएंगे, तभी तो उसे बचाएंगे बड़े होके। लगाने तो हमें पड़ेंगे ना। असल में देखो हमने क्या किया है, हम इन सब के नाम लेते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन इनकी बातें आधी अधूरी समझते हैं अपने हिसाब से।
हम तो ये कहते हैं जो बना बनाया पेड़ था, भगवान ने या प्रकृति ने अपने आप बनाया था, उसे पकड़ लो बस। नहीं, इतना काम कर लो, ये बहुत है। ठीक है ना? ये नहीं सोचते कि भगवान ने बनाया था तो भगवान ने ये थोड़ी कही थी, भगवान ने तो कहता था दूसरे भी तो लगा लो। भगवान ने ये थोड़ी कही थी कि तुम काटते रहो, मैं लगाता रहूंगा। अरे हमें भी तो लगाना चाहिए, भगवान ही लगाएगा बार बार आके। और भगवान लगाएगा तो फिर तो जो 2013 में मैं भी फंसा था आपके रुद्रप्रयाग में, तो बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में 2013 में, जब तो आप बहुत छोटी होंगी, जब एक बहुत बड़ा तूफान आया था, भूकंप आया था, याद है थोड़ा सा? हाँ, तो उसमें तो मैं भी फंसा था। मैं भी कम से कम 60-70 किलोमीटर पैदल चल के आया था पहाड़ों पे, और पता नहीं कैसे बच के यहाँ तक आ गया था जो आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हैं? तो देखो, जब आप पढ़ते हो तो मेरा ये सब बात करने का तरीका ये है कि आपके चारों ओर पेड़ हैं, चारों ओर जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी को समझो और अपने नीट के हिसाब से, जो आपका उद्देश्य, जो आप सोच के चल रही हो कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आपको जीवों से ही काम लेना है, अपने बारे में ही काम लेना है, और अपने बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट किस लिए है कि 720 में से 360 नंबर के 50% नंबर तो बायोलॉजी के हैं। और यदि कोई भी बच्चा थोड़ा ध्यान दे दे, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ ले, नहीं तो बड़े आराम से 360 में से 360 नंबर आते हैं बेटे। 100% नंबर आते हैं नीट में, बायोलॉजी में, यदि आपने अपनी किताब को ध्यान से पढ़ लिया। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जो लाइन में लिखा हुआ है। फिर वही बात आती है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा, हमने आधी बात समझी, मेंडल ने जो कहा वो हमने आधी बात समझी, राइट? लेकिन मेंडल ने जो कहा उसकी पूरी बात समझ लो कि उसने क्या कहा है और क्यों कहा है और कैसे कहा है, राइट? और ये आपकी किताब में दे रखा है। अभी मैं पूछूंगा आपसे, जब मेंडल पढ़ाऊंगा, आपकी किताब के ही प्रश्न पूछूंगा जिसको आपकी किताब के अंदर कहीं नहीं लिख रखा उस प्रश्न के बारे में, नहीं? नहीं? और कहीं नहीं लिखा, लेकिन किताब के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, नहीं? अब तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, अपने चारों ओर देखो, आप क्या खाती हो, मम्मी क्या बनाती है, मम्मी की रसोई को ध्यान से देखो। अब इस बार देखो, अभी तक तो खाने के लिए देखती थी आप, अब खाने के लिए देखने के साथ साथ ये भी देखो कि उस किताब के, उस बायोलॉजी मम्मी की रसोई में वो चीज क्यों है, कैसे है, क्योंकि उसका फायदा आपको होना है नीट में, डॉक्टर बनने में फायदा होगा, खाली किताब से फायदा नहीं होगा। जैसे फिजिक्स वाले सर कह रहे थे, किताब से कुछ नहीं होने वाला। मैंने 12वीं के बाद में सबसे कम किताबें पढ़ी हैं, और आपको पढ़ाने के लिए भी मैं किताब नहीं पढ़ता कभी। मैं केवल एक आपकी एनसीईआरटी या उत्तराखंड बोर्ड की किताब खोलता हूं और ये देखता हूं 5 मिनट की इसमें से मुझे कहां तक पढ़ाना है। मतलब ऐसा ना हो कि पता लगा मेंडल शुरू करते 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 मैं 2023 में पहुंच जाऊं, 1865 से शुरू करके 2023 में पहुंच जाऊं आपको लेकर, तो आपका ज्ञान तो बढ़ जाएगा, नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन जिस काम के लिए मैं और आप बैठे हैं या आप यहाँ बैठी हो क्लास में, वो काम नहीं होगा। तो हमें पहला काम है वो काम करना। नॉलेज बढ़ाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, पूरे जीवन पढ़ते रहना आराम से।
तो इसलिए अपने चारों ओर के वातावरण को पहचानो, अपने आप को पहचानो और नीट का एग्जाम दो बहुत ठोक बजा कर। ये और ये मत सोचना कभी, आज बता रहा हूं तुम सबको जो सुन रहे हो, ये मत सोचना कि हम पहली बार एग्जाम दे के देख रहे हैं या दोबारा हमारा नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में दो चीजें, दो केमिकल एक साथ निकलते हैं। एक कहता है बढ़ाओ, एक कहता है घटाओ। और जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, अगली बार देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो आपका दिमाग आपसे बहुत तेज चलता है। वो कहता है आलसी है ये, तो मैं भी सो जाता हूँ, ये भी सो गया। इसलिए कभी ये नहीं सोचना, क्योंकि सिलेक्शन होता है हमेशा ऊपर वाले माले से, यहां से ऊपर वाली स्टोरी से। जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा, उस दिन ये आपको पूरे राह चलते सोते जागते हर वक्त आपको नीट के बारे में, नीट से संबंधित जानकारी देता रहेगा। यदि आपने सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए हर हालत में, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 साल तैयारी करूंगा फिर वही चीज पढ़ूंगा जो 5 साल से पढ़ती आ रही हूं, तब ये आपका दिमाग, मस्तिष्क जो है आपको वो पढ़ाएगा जो आपने सोचा भी नहीं है, और वो सारा का सारा नीट का एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के ऊपर अविश्वास मत करना कभी, क्योंकि जिस दिन अविश्वास करोगे उस दिन आप जो काम कर सकती हो वो भी नहीं होगा, जो भी बहुत आसान काम है वो भी नहीं होगा फिर आपसे, समझे? तो ये ध्यान रखना, नहीं? और आराम से, और कभी पढ़ाई टेंशन में नहीं करी जाती, हमेशा पढ़ाई मस्ती से करी जाती है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो उस टाइम पे कोई और काम नहीं करते, और जब कोई और काम करते हैं तब उस टाइम पढ़ते नहीं, उस टाइम पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, फिर वो काम मस्तिष्क को दे देते हैं कि तू करता रह बैठ कर। अब हमारा काम खेलने का है, हमारा काम हंसने का है, नाचने का है, गाने का है, तो अब हम नाचेंगे गाएंगे, बाकी काम तू कर अपने आप, बाकी वो करेगा। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा कि सिलेक्शन आपका मस्तिष्क कराएगा और कोई नहीं करा सकता। अच्छा, एक मजाक की बात है, आपसे पूछता हूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं आता आपको, कई बार होता है ना, हमने पढ़ा था, रात पढ़ा था, एग्जाम की पेन हाथ में था, कॉपी हाथ में थी, भूल गए, ठीक? तो हम माथे पे हाथ क्यों मारते हैं? कभी किसी को देखा पीछे हाथ मारते हो? क्यों? आपकी सहेली मारती है पीछे हाथ, या कोई मारता है पीछे हाथ? सब सामने हाथ मारते हैं, यहां पे क्यों? क्यों मारते हैं? तुक्का मारो, चलो तुक्का, गैस वर्क। अरे आप फिर देखते हो ना, आपको याद नहीं है, आप कहते हो क्वेश्चन पूरा करना, मुझे 5 लाइन तो लिखी दूं, कम से कम आधा नंबर तो दे ही देगा वो एग्जामिनर। आपने कुछ भी लिख दिया उसके अंदर उस क्वेश्चन से संबंधित, और जबकि आपको ही पता है कि जो लिखा है उसका क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एग्जामिनर भी सोचता है कि 5, 7, 10 लाइन लिखी है तो कम से कम आधा नंबर तो दे ही देते हैं इसे, नहीं? यही होता है ना? हाँ, अब वो तुक्का मारना, वो काम करना, आपको पता नहीं। अब ये बताओ, माथे पे हाथ क्यों मारते हैं? क्योंकि हम ऐसे समझते हैं हमारा यहीं पर ही दिमाग है और हम इसको जोर देने की कोशिश नहीं तो दिमाग तो यहाँ भी है, दिमाग यहाँ भी है है ना? माथे पे ही हाथ मारते हैं, आप किसी को भी देख लेना,
वो माथे पे ही हाथ मारेगा। यदि कोई काम समझ में नहीं होगा तो माथे पे हाथ मारेगा और कहीं नहीं मारेगा वो। सर देखो एक चीज है, हाँ बोलो। क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी यहीं पर ही सोचने की शक्ति है, हम खुद हमने देखो खुद अब ऐसे मैं ही आपको माना था कि बताता हूँ, हमारा दिमाग है। ये जो इतना एरिया है, जहां जहां मेरा आपको दिखाई दे रहा है ना मेरा सिर, जहां जहां बाल नहीं है मेरे सिर पे, ये एरिया जहां जहां मेरे सिर पे बाल नहीं है, मेरी फोटो दिखाई दे रही है? जी सर। दिखाई दे रही है? जी सर। हाँ, तो उस जहां भी दे रहे हैं, अब मेरे सिर पे बाल नहीं है जहां भी, नहीं, उतने हिस्से का काम है आपकी सारी जानकारियां, सारी सूचनाओं का संग्रह करना, उनको संकलित करना, उनका अन्वेषण करना, उनका एनालिसिस करना और उसका आंसर बताना। आंसर आपका ये और कोई पार्ट नहीं बताता, आंसर यही बताता, ये वाला हिस्सा आगे का, कान से इधर का, दोनों कान के बीच से आगे का हिस्सा, केवल यही बताता है। और जितनी जानकारी आप सूचना देते हो इसे, वो सारी यहीं इकट्ठी होती है। इसलिए हाथ यहां मारते हैं, हैं? जी देखिए, हाथ इसलिए मारते हैं, मारने से उसे थोड़ा सा फोर्स लगती है, कभी कभी हाथ रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर से अंदर का सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ने से आपकी ब्रेन की सेल्स काम करना शुरू करती है, ठीक है? जो स्लो हो गई थी वो भी काम करने लगती है, ठीक है? इसलिए जी सर। ये ध्यान रखना, मैं जो बात मजाक में कहूंगा वो भी नीट का क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना इस बात को। जो भी मैं मजाक में कहूंगा बात, वो नीट का क्वेश्चन होगा। मैं बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लगेगा पता नहीं सर ने तो वो मजाक कर दी। ये मजाक नहीं है, समझे? क्योंकि नीट मजाक नहीं है। मजाक है? नहीं सर। मजाक नहीं है ना? नहीं। इसलिए मजाक नहीं बनानी इसकी, नहीं। और सिलेक्शन कराना, और सिलेक्शन होगा, और 360 नंबर आराम से आते हैं। मैं जिन भी बच्चों को पढ़ाता हूं उन्हें टारगेट देता हूं 320 नंबर का, कि 320 से नीचे नंबर नहीं आने चाहिए, 319 नंबर नहीं आने चाहिए। और टारगेट वो लेते हैं 320 का, नंबर जाते हैं 350। अब 720 में से 350 नंबर तो वही अकेला ले आया, तो बाकी जगह तो 200 नंबर चाहिए। बाकी तो 360 में से आपको 200 नंबर चाहिए। तो इसलिए बेटे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, अपने चारों ओर के वातावरण को देख के पढ़ो, और उसे अपने शरीर से जोड़ो, क्योंकि यही शरीर आपको एग्जाम में बिठाने वाला है, और यही एग्जाम आपके शरीर से संबंधित है। मतलब आपके सारे क्वेश्चंस इसी से जुड़े हुए आने हैं, कि आप कौन सी चीज खाते हो, उसका नाम क्या है, जैसे गाजर क्या है, रूट है, स्टेम है, आलू क्या है, स्टेम है, रूट है, यही आते ना। जी। अब आपको आलू खाती हो, आलू का ये तो पता करना पड़ेगा ना, स्टेम है, रूट है। तो इसलिए इस तरीके से पढ़ो। तो कल पढ़ के आना थोड़ा सा मेंडल का किताब में से, ठीक है? और कल मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, बोलूंगा कम, मतलब बोलूंगा कम, क्वेश्चन कम पूछूंगा। उसके बाद में परसों क्वेश्चन पूछूंगा उसी से संबंधित जो पढ़ाऊंगा। इसलिए बैठ जाओ, बहुत अच्छा बोले तुम, ठीक है? एक रेड शर्ट लीडर है, एक ब्लैक शर्ट लीडर है मेरी तरह, ठीक है? बैठ जाओ, शाबाश। थैंक यू।